जी। मैं डॉक्टर अंकिता छित्रे। मैं फ़िलहाल में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बनारस में काम कर रही हूँ गए 3 साल से। तो जैसे संजीव जी ने मुझे बोला था कि मुझे लंग कैंसर में फ़िज़ियोथेरेपी के बारे में कवर करना है। तो सबसे पहले फ़िज़ियोथेरेपी मतलब क्या? ये जो भौतिक उपचार बोलते हैं जिसको, तो उसके लिए ये कुछ एक्सरसाइज़ या जो कसरत बोलते हैं, उसके माध्यम से हम कैसे पेशेंट को फिट करें, ठीक करें ताकि पेशेंट आगे का जो ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीटमेंट में उनका उतना फिटनेस लेवल रहे, उसी के लिए हमें कुछ कसरत करने ज़रूरी होते हैं। तो ये फिज़ियोथेरेपी में अलग-अलग टाइप की फिज़ियोथेरेपी होती है। जैसे सब लोग को यही लगता है कि हमारा एक्सीडेंट होता है या फ्रैक्चर होता है, तभी ही फिज़ियोथेरेपी होता है। बहुत कम लोगों को ये पता रहता है कि कैंसर के पेशेंट्स में भी फिज़ियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जैसे हम अभी लंग के बारे में बात कर रहे हैं तो लंग फिज़ियोथेरेपी या चेस्ट फिज़ियोथेरेपी जिसको बोलते हैं, तो वो हम लोग कुछ एक्सरसाइज़, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो योगा करते हैं, वॉकिंग करते हैं या जिम भी करते हैं। तो ये चेस्ट फिज़ियोथेरेपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे पूरे ट्रीटमेंट का। तो ट्रीटमेंट कीमो, रेडिएशन, सर्जरी ये तो होते रहता है, बट उसके साथ ही कुछ कसरत करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अभी जनरली जब भी हम देखते हैं, तो ये जो कैंसर के पेशेंट्स रहते हैं, उनमें सबसे कॉमन जो चीज़ें जो फिज़ियोथेरेपी के लिए हम डील करते हैं, वो है डिस्निया जैसे जिसको साँस लेने में दिक्कत होती है, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स बैठते हैं तभी साँस लेने में दिक्कत होती है या चलते-घूमते हैं तभी होता है, खुद के घर के काम करने में बहुत दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ जो रहती है वो कैंसर रिलेटेड फटीग करके बोलते हैं, जिसको बहुत थकान बोलते हैं, तो पूरा दिन थकान महसूस होते रहती है। फिर खाँसी होती है बहुत सारे पेशेंट्स को, कई पेशेंट्स को बहुत सूखी खाँसी होती है या कई पेशेंट्स को जो बलगम निकलता है, तो उसी के लिए ये सारी चीज़ें पहले मैं बता रही हूँ क्या-क्या है, फिर उसके बाद आगे मैं बताऊँगी कि हर चीज़ के लिए कैसे हम ट्रीट करते हैं और उसके लिए अलग-अलग से कैसे उपचार है उसके ऊपर। फिर तो ये सारी चीज़ों अ, के लिए बेस डॉक्टर अंकिता, आगे आपका चेयर है उसको थोड़ा साइड कर देंगे। हाँ, हाँ, यस, उसको थोड़ा, हाँ, यस यस, ठीक है। परफेक्ट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो उसके लिए कैसे डील करना है, कैसे एक्सरसाइज़ करना है, तो ये सब मैं अभी बताने वाली हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं होता है कि जैसे बीमारी हो चुका है, बीमारी के बाद जैसे सर्जरी रहता है या कीमो रहता है, उसके बाद हम उपचार चालू करेंगे, ये बहुत गलत है। तो जो हम पहले से ही ट्रीटमेंट चालू करेंगे, तो उससे उससे क्या होगा कि आगे जो आउटकम रहेगा, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो जब भी पेशेंट अभी हॉस्पिटल में आता है, तो सबसे पहले हम उसको फिज़ियोथेरेपी के लिए देखते हैं। अगर पेशेंट का सर्जरी होने वाला होता है, तो उसके लिए हम चेस्ट फिज़ियोथेरेपी का इधर रेफ़रेंस मिलता है। तो वैसे ही चेस्ट फिज़ियोथेरेपी में पहले हम लोग पल्मोनरी रिहैब या पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन करके कुछ रहता है जो बोलते हैं। तो जनरली इसके ग्रुप सेशंस होते हैं, तो उसके लिए स्पाइरोमीटर शायद बहुत सारे पेशेंट्स ने स्पाइरोमीटर ज़िंदगी में कभी तो किया रहेगा। स्पाइरोमीटर भी अलग-अलग टाइप का आता है, कई स्पाइरोमीटर में 3 बॉल रहते हैं, कई इसमें 1 डिस्क रहता है। तो ये जो है, ये इससे फेफड़े की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये ऑपरेशन के और कीमो के चालू होने के पहले करेंगे, तो जब ये ट्रीटमेंट मेन चालू होगा, तभी इससे अच्छे फेफड़े बहुत मज़बूत रहेंगे। तो उसी के लिए ये स्पाइरोमीटर करना ज़रूरी है और जो प्रीहैब बोलते हैं, प्रीहैबिलिटेशन ये करना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ होते हैं, जैसे हाथ के साथ फेफड़े के भी कसरत करने होते हैं, वॉकिंग होता है, स्टेयरकेस क्लाइंबिंग जैसे सीढ़ी चढ़ना होता है, तो ये सारी चीज़ें होते हैं। उसी के बाद पेशेंट का सर्जरी होता है या कीमो लगता है। जब भी सर्जरी होता है, तो सर्जरी के बाद लंग पेशेंट्स को कॉमनली छाती में नली लगती है, जिसको आईसीडी बोलते हैं, इंटरकॉस्टल ड्रेन बोलते हैं। तो ये ड्रेन जो पाइप लगने के बाद जब भी सांस बाहर छोड़ने के जब भी कसरत करते हैं, तो उसी के माध्यम से जो फेफड़ों में पानी जमा रहता है, तो वो बाहर निकालने में सहायता होती है।
तो उसी के लिए हम पेशेंट्स को स्पाइरोमेट्री तो करवाते हैं, बाद में कंधे के एक्सरसाइजेस करवाते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे नली है तो पेशेंट हाथ उठाने के लिए डरते हैं कि नली कहीं निकल जाएगा, तो ये ऐसे कुछ भी नहीं होता है। उसी के बाद हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि फेफड़े फूलने के लिए फेफड़ों को ताकत आने की भी जरूरत रहती है। तो गुब्बारे जो रहते हैं, गुब्बारे फुलाने से क्या होता है, गुब्बारे में थोड़ा ताकत लगता है फुलाने के लिए, तो फेफड़ों को भी थोड़ी सी और ताकत मिलती है, तो गुब्बारे फुलाने हैं। फिर स्ट्रॉ रहता है, जिससे हम जूस या पानी पीते हैं, तो हम बोलते हैं कि एक ग्लास लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी भरना है, फिर स्ट्रॉ को पानी के लेवल के ऊपर रखना है और हवा पहले तो नाक से लेंगे, उसके बाद पाइप को मुंह में रख के हवा बाहर छोड़नी है। जब भी हवा बाहर छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े की कितनी क्षमता है, उस हिसाब से हम उसमें हवा बाहर फूंक पाएंगे। पहले 2-3 दिन शायद थोड़ा सा फूंक पाएंगे, उसके बाद थोड़ा और बढ़ सकता है ये कैपेसिटी। तो इसी से ये कुछ बायो फीडबैक करके बोलते हैं, जैसे जब भी हम हवा बाहर छोड़ते हैं तो हमें एक फीडबैक मिलता है कि हम कितना अच्छे से कर रहे हैं। जैसे स्पाइरोमीटर करते हैं, जैसे स्पाइरोमीटर के ऊपर निशान लगाए रहते हैं, जैसे यदि आज मैं 1000 ml कर पा रही हूँ, कल अगर मैं उसका 1500 कर रही हूँ, तो वो एक पॉजिटिव फीडबैक होता है। तो उसी के लिए हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि स्पाइरोमीटर के रीडिंग्स देखो, नोट डाउन करो, जितना अच्छे से इम्प्रूव होता है तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। स्पाइरोमीटर में भी मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग उसके ये रहता है, जो टारगेट रहता है वो अलग अलग होता है। जैसे नॉर्मल एवरेज जो हाइट और एज के हिसाब से, उम्र और कद के हिसाब से रहता है उसका टारगेट। जो महिला है, महिलाओं के लिए लगभग 2000 तक उसका टारगेट होता है, और जो पुरुष रहते हैं मेल्स के लिए उसका 2500 से 3000 टारगेट रहता है। तो एटलीस्ट ये टारगेट और सही टेक्निक से करना जरूरी होता है। उसी के बाद बहुत सारे पेशेंट्स जो कसरत करते हैं, जो योगा करते हैं, वो बहुत बार अभी ये राम बोलते हैं कि हम रामदेव बाबा की कसरत करते हैं, उससे हम मना नहीं करते हैं, बट कौन सा कसरत कब करना है, कौन से कंडीशन में करना है, ये बहुत जरूरी है जानना। जैसे कपाल भारती बहुत पेशेंट पूछते हैं, कर सकते हैं, तो हम मना करते हैं, क्योंकि कपाल भारती में बहुत ज्यादा प्रेशर पेट में बढ़ जाता है। तो जब भी ये बीमारी रहता है, जैसे सर्जरी होता है, तो तभी हम कपाल भारती करने के लिए मना करते हैं। अगर किसी को अनुलोम विलोम करने की आदत है तो वो अनुलोम विलोम जरूर कर सकते हैं, या जब भी लॉन्ग टर्म स्टेज में अगर कई पेशेंट्स पूछते हैं क्या हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पर ये सारी चीजें ये याद रखना है कि आपको सुपरविजन के अंडर या किसी को कंसल्ट करके फिर ही करना है। खुद के मन से करेंगे तो शायद वो उसके इफेक्ट्स कुछ और हो सकते हैं, तो वो थोड़ा सा संभालना है। जैसे मैंने बोला था कि डिस्निया, जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है, कई पेशेंट्स ऑक्सीजन पे होते हैं, तो उसी के लिए पोजिशनिंग, जैसे आप कैसे बैठते हो, जब भी चलते हो तभी कैसे चलते हो, तो वो सब बहुत जरूरी है। एकदम सिंपल एग्जाम्पल, जब भी हम बेड पे बैठते हैं या लेटते हैं, तो जिनको सांस फूलने की दिक्कत है तो उनको पूरा फ्लैट नहीं सोना है, थोड़ा सा एलिवेट करना है, तकिए 2-3 तकिए रख के थोड़ा सा एटलीस्ट 30 डिग्रीज ऐसे इंक्लिनेशन पे रख के फिर हम सो सकते हैं। या फिर कई पेशेंट्स को एक साइड पे सोने से बहुत आराम मिलता है, तो वो साइड पे सो सकते हैं। उसी के बाद जब भी आप बैठते हैं और सांस बहुत फूलती है, तो एक चीज है जिसको पर्स स्लीप ब्रीदिंग करके बोलते हैं। तो सिर्फ आगे थोड़ा झुकना होता है, नाक से लंबा सांस लेते हुए मुंह को ऐसे गोल करके हवा बाहर छोड़नी होती है मुंह से। जितनी लंबी सांस बाहर छोड़ सकते हैं उतनी मुंह से छोड़नी होती है। तो ये एक डिस्निया, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी बोलते हैं, या सांस लेने में जिसको सांस फूलती है, तो उसी के लिए ये कर सकते हैं। फिर जो पेशेंट्स चलते हैं, चलने के टाइम पे जब भी सांस फूलती है, तो हम उनको बोलते हैं कि पहले 2-3 कदम नाक से लंबा सांस लेना है, अगले 2-3 कदम मुंह से छोड़ना है। ये करते हुए आपको आगे चलना है। उसी के बाद वैसे ही जब भी बहुत पेशेंट्स जब भी सीढ़ी चढ़ते हैं, तो सीढ़ी चढ़ने के टाइम पे दिक्कत होता है,
तो तभी क्या करना है, पहले 2-3 सीढ़ी नाक से लंबा सांस अंदर लेना है, अगले 2-3 सीढ़ी मुंह से छोड़ते हुए वैसे सीढ़ी चढ़नी है। तो ये हुआ जो डिस्निया रिलीविंग पोजीशन के लिए बोल रही थी। उसी के बाद अगली चीज मैंने जो बोली थी, कैंसर रिलेटेड फटीग, जो कमजोरी रहती है, वो तो कीमो लगता है तो बहुत कमजोरी होती है। तो ये कमजोरी में अभी हमें नॉर्मली रूटीन में आदत रहती है कि हम सुबह उठते हैं, सारा काम सुबह ही खत्म करना होता है, जैसे नहाना भी, खाना बनाना, घर की साफ सफाई सब करना एक ही बार करना है और फिर रिलैक्स करना है। पर इस बीमारी में जब भी कैंसर रिलेटेड फटीग होता है, तो हम पेशेंट को बोलते हैं सारी एक्टिविटीज आपको तोड़नी है, जैसे थोड़े थोड़े टाइम का ब्रेक लेते हुए सारी चीजें करनी है, जिसको पेस्ड एक्टिविटीज बोलते हैं या एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक बोलते हैं। तो अगर आपको सारी चीजें करनी है तो आप नहाना, थोड़ा ब्रेक लेना, फिर उसके बाद नाश्ता करना, फिर ब्रेक लेना, फिर खाना बनाना, फिर ब्रेक लेके, तो 10-10 मिनट का ब्रेक भी बीच में ले सकते हो, बट थोड़ा सा ब्रेक लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, रात को अच्छे से सोना है। दिन में दोपहर के आधे से पौना घंटा सो सकते हो, उसके अलावा दिन में नहीं सोना है। जितना दिन में सोएंगे उतना ये कैंसर रिलेटेड फटीग जो रहता है वो बढ़ते जाएगा, तो वो अवॉइड करना है। तीसरी चीज जो थी वो जिसके बारे में, खांसी के बारे में बता रही थी। अभी बहुत पेशेंट्स को बलगम निकलता है, तो ये बलगम निकलने के टाइम पे वो जो अलग अलग कलर का निकलता है, कई पेशेंट्स को सफेद रहता है, बहुत बार इन्फेक्शन के वजह से पीला रहता है। तो पेशेंट्स को हम थप्पी करने के लिए बताते हैं, तो वो भी अगर आपको एग्जैक्ट टेक्निक नहीं पता रहेगा तो वो अवॉइड करना है, बट ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए बता रही हूँ। थप्पी सिर्फ तभी करते हैं जब भी बलगम छाती में फंसा हुआ रहता है और वो बलगम को निकालने के लिए आगे के और पीछे के हिस्से पे, छाती पे, फेफड़ों पे हम थप्पी करते हैं, ताकि उसके बाद अच्छे से खांसी करके पेशेंट वो बलगम बाहर निकाल पाए। फिर स्टीम ले सकते हैं, फिर भी स्टीम अभी कौन से पेशेंट्स में लेना है नहीं लेना है वो सब बहुत डिपेंडेंट रहता है। तो ऐसे नहीं है कि मैं अभी बोल रही हूँ कि खांसी है तो स्टीम लेना ही है, ऐसे नहीं रहता है, वो पेशेंट टू पेशेंट अलग हो जाता है। उसी के बाद सारी चीजें जो घर पे, जैसे मैंने पहले ही बोला कि सारी चीजें करने के टाइम पे अगर आपको ऐसे लगता है कि अभी घर पे चल रहे हैं और सांस फूल रही है, तो थोड़ा बीच में रुकना है, थोड़ा झुकना है, नाक से लंबा सांस लेके, जो मैंने बोला कि पोर स्लीप ब्रीदिंग करना है, वो कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो सारी चीजें हो गई जो मैंने शॉर्ट में बताई है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपको वॉकिंग करना है, अभी हटना है। जो वॉकिंग बोलती हूँ मैं, ये मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि हम घर पे तो चलते ही रहते हैं या हमारा घर ऊपर नीचे है तो सीढ़ी चढ़ना हो जाता है। तो वो जब भी आप करते हो तभी आप आपके बहुत ही कंफर्ट जोन आराम से आप करते हो, वो नहीं करना है। बल्कि जब भी आप चलते हो या वॉक के लिए जाते हो तो प्रॉपर टाइम लगा के आपको चलना है। जैसे लंग कैंसर के लिए जो गाइडलाइंस है, तो गाइडलाइंस बोलते हैं कि आपको आधे से पौना घंटा रोज ब्रिस्क वॉकिंग, जो थोड़ा फास्ट चलना है। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब ये है कि नॉर्मल आप चलते हो तो आपकी जो हार्ट की धड़कन रहती है वो इतनी बढ़ती नहीं है, पर जब ये आप ब्रिस्क वॉकिंग करते हो तो थोड़ी वो धड़कनें जो है वो तेज हो जाती है, पसीना आ जाता है, उसको ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं। तो अगर कई कई बार आप अगर पूरे 40 मिनट या 45 मिनट नहीं कर सकते हैं, तो सुबह 20 मिनट करिए, शाम को 20 मिनट करिए, टाइम लगा के करिए, ताकि एक हफ्ते बाद आप वो टाइम बढ़ा सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे ही टाइम बढ़ते जाएगा बढ़ा सकते हो, वैसे देखना है कि कोई एक टाइम या तो सुबह या तो शाम को आप पूरे 40 से 45 मिनट चल पाएंगे। सबसे ज्यादा ट्राई करना है कि सुबह में एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है, तो सुबह के टाइम पे सबसे ज्यादा आप अगर कर पाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एक लंग कैंसर में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे गोल्स रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म में भी ये सारी चीजें करनी बहुत जरूरी है।
जब भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तभी तो ये स्पाइरोमीटर, बलून के कसरत, अनुलोम विलोम ये तो करना ही है। उसके साथ आपको जब भी पूरा ट्रीटमेंट खत्म होता है तो लगभग 3 से 6 महीने तक ये सारी चीजें, सारी कसरतें चालू रखनी है। और उसके बाद भी अगर किसी, मतलब हम तो रेकमेंड करते हैं कि आपको जो फेफड़े के साथ बाकी हाथ पैर की भी ताकत बढ़ानी जरूरी होती है, तो वो एक फिजियोथेरेपी, आप फिजियोथेरेपी सेशन ले सकते हैं और फिर जानकारी ले सकते हैं। थेरा बैंड्स और ट्यूब्स आते हैं तो उसके, या डंबल्स आते हैं, वेट से आप कैसे आगे और आपकी पूरी शारीरिक ताकत जो है वो बढ़ा सकते हैं। और इसके बारे में आपका खान-पान जो रहता है, वो भी बहुत अच्छा रखना ज़रूरी है। उसके बारे में अभी मैं डिटेल में नहीं बता सकती क्योंकि वो तो डायटीशियन का पार्ट है, बट जो अभी जो कसरत का है, वो तो यही है कि काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें फ़ॉलो करनी है। जो एक्सरसाइज़ेज़ भी बताए, मैंने शॉर्ट में बताए, वो अगर पहले जिसको बीमारी नहीं भी है, वो भी नॉर्मली भी अगर हम बलून का करते हैं कसरत, तो उससे भी अपनी कैपेसिटी बढ़ सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत पेशेंट्स को शंख फुलाने की आदत रहती है, तो वो शंख जब भी फूकते हैं तभी भी फेफड़े की क्षमता बढ़ती है। तो वो, अगर किसी को आता है शंख फूकना, तो वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आपके फेफड़ों के लिए। तो लंग कैंसर के पेशेंट्स भी जो एक्टिव ट्रीटमेंट पे है, वो भी ये शंख फुला सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं जो मैं एटलीस्ट फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना चाहती थी शॉर्ट में। Thank you so much, doctor. But कुछ, if you allow me to ask few question on the behalf of all the patients, कि मैं एक तो ये मेरा एक सवाल हो सकता है, मेरा मतलब एक कॉमन सवाल हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर टाइमिंग है का एक्सरसाइज को लेकर, या किसके पहले और किसके बाद कौन सी पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, उस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? ओके, तो प्रेफरेबली जैसे मैंने वॉकिंग का बोला था कि वॉकिंग का प्रेफरेबली सुबह के टाइम पे करेंगे तो एनर्जी सबसे हाईएस्ट लेवल होती है, तो सुबह कर सकते हैं। और बाकी सारे जो एक्सरसाइजेज है वो हम रेकमेंड करते हैं, क्योंकि जैसे गाइडलाइंस रहते हैं, गाइडलाइंस रेकमेंड करती है कि जो एरोबिक एक्सरसाइजेज रहते हैं, जैसे चलने का या साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, वो तो अगर सुबह के टाइम करते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहता है। बाकी ये जो बलून का, स्पाइरोमीटर का, ये सब जो मैंने बताया, वो हम एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट हर जो एक्टिव ट्रीटमेंट चल रहा रहता है और उसके बाद 3 महीने तक हर 2-2 घंटे के बाद 10-10 रेपिटेशन से ये एक्सरसाइजेस करने हैं। और जब भी ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो बैठ के कर सकते हैं या खड़े होके कर सकते हैं, बट बैठ के ये याद रखना है कि कभी भी जब ये कसरत करेंगे, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो सीधे बैठ के करना है। पीछे टेका लेंगे तो क्या होता है, छाती का जो फेफड़े का पीछे का हिस्सा है वो फूलेगा नहीं, तो उसी के लिए सीधा बैठ के एक्सरसाइज करना है। अभी और अवॉइड क्या करना है, जैसे खाना खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद आधे से पौना घंटा गैप रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम खाना खाते हैं, जब भी कसरत करते हैं तो कभी कभी खांसी बढ़ जाता है। तो ये खांसी बढ़ने के वजह से जो खाना होता है, तो ये खाना अपने जो विंड पाइप रहता है तो उसमें जा सकता है और आगे जाके निमोनिया हो सकता है, जिसको एस्पिरेशन निमोनिया बोलते हैं। तो वो ना होने के लिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि अच्छे से आधा पौना घंटा जाने के बाद ही कसरत करने हैं, खाने के बाद। और जब भी कसरत करते हैं तो बीच बीच में बहुत लोगों को पानी पीने की आदत रहती है, तो वो अवॉइड करना है। अगर खांसी आती भी है तो वो थोड़ा सा रुक के कर सकते हैं, बट पानी बीच बीच में पीना अवॉइड करना है। एक और छोटा सा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि इसमें एज फैक्टर कितना काम करता है पर्टिकुलर एक्सरसाइज को लेकर, कि नहीं, तो फिर एज के लिए ये ऐसा एज फैक्टर ऐसा सच नहीं है, हम बच्चों से लेके बड़े तक सबको एक्सरसाइजेस बताते हैं। फिर भी जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन रहता है, जैसे पीडियाट्रिक तो हम वैसे 18 तक भी ये एक्सरसाइजेस जो है उसके मॉडिफिकेशंस रहते हैं, जैसे वो हर बच्चे टू बच्चे पे डिफर करेगा। पर बड़ों के लिए ऐसे कोई
अलग से गाइडलाइन नहीं है कि ये एज ग्रुप के लिए इतना ही करना है, या वो तो पेशेंट टू पेशेंट डिफर होगा, वो मॉडिफाई होगा। जैसे कई पेशेंट्स को छाती में नली रहता है तो उनके रेपिटेशन शायद ज्यादा हो सकते हैं, उनको एक्सरसाइजेस थोड़े अलग हो सकते हैं, पर ऐसे एज क्राइटेरिया कुछ नहीं है उसके लिए। थैंक यू सो मच। संजीव हैं आप कॉल पे? हाँ अंबर है ना। तो और हम अब बोलिए ना। कुछ सवाल ले सकते हैं, कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, उनको तो हैंड डायरेक्ट रेज माइक। नहीं, चार्ट में ही आने दो, हैंड रेज कर रहे हैं तो हाँ फिर बहुत टाइम हाँ। निकल जाता है। हाँ, तो जिनको भी फिजियोथेरेपी सवाल से पूछना चाहे। रिलेटेड डॉक्टर अंकिता से आपके कोई सवाल हैं तो आप चैट पे लिखिए, वो कुछ देर हम उनसे और रिक्वेस्ट कर सकते हैं रुकने के लिए, लेकिन जरूर थोड़ा सर। जल्दी करें। तो डॉक्टर, जब हम लोग लंग कैंसर का पर्टिकुलर बात करते हैं, आपने बोला भी एक्चुअली उस पे कि हम फिर लंग हेल्थ और प्रिवेंशन की भी बात करते हैं एक्चुअली, कि हमारा मीटिंग का उद्देश्य भी यही है कि हम अवेयरनेस का एक्चुअली बेसिक उद्देश्य यही है कि हम हर माध्यम से उसके प्रिवेंशन पे ज्यादा बात करें। तो आपने थोड़ा सा उस पे जरूर बोला, थोड़ा सा अगर आप और बोलें प्रिवेंशन पे कि एक एक इंसान जो एक पोटेंशियल कहीं उसको हो सकता है कुछ आगे चल के ऐसा जो हम चाहेंगे कि ना हो, तो उनको किन चीजों की बरतनी चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रिवेंशन के लिए सबसे मेजर जो फैक्टर है वो तो स्मोकिंग सिजेशन है। जैसे स्मोकिंग अगर कोई करता है तो वो रिड्यूस करना है एंड इवेंचुअली वो बंद करना है। उसके बाद जो बाहर जाते हैं तभी अगर अवॉइड कर सकते हैं सिचुएशंस तो वो मास्क पहनना है, जिस जगह पे मास्क पहन सकते हैं तो वैसे वो करना है। क्योंकि जैसे बाहर घूमने जाते हैं तो नॉर्मली भी मास्क पहनेंगे। अभी थिंक कोविड के बाद तो सबको मास्क पहनने की आदत तो हो ही चुकी है, तो मास्क पहनेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। स्टीम इनहेलेशन अगर थोड़ा भी अगर ऐसे लगता है कि अगर कुछ अर्ली सिम्टम्स दिख रहे हैं तो थोड़ा स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं। और जितना जल्दी हो सके अगर ऐसे कभी खांसी, बहुत खांसी होता है, खांसी के बाद खून गिरता है या छाती में दर्द होता है या सोने के टाइम पे एक साइड पे दर्द होता है, तो और खांसी जैसे शाम को बहुत बुखार आता है उसके साथ खांसी आती है, तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपको आपके डॉक्टर को मिलके उसका सही इलाज करना जरूरी है। तो वही है मेन तो जो डस्ट एंड ऑल से बचना है तो वो थोड़े से मॉडिफिकेशंस करने हैं। जैसे अगर कोई इंडस्ट्री में काम करता है जहां डस्ट से बहुत कांटेक्ट आता है तो वो मास्क पहन के वो कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल जैसे अगर यही कंपनीज में जो काम करते हैं वो जो हॉट वाटर गार्गल रहता है, गर्म पानी या गुनगुने पानी से जो कुर्ला बोलते हैं वो कर सकते हैं, गार्गलिंग वो कर सकते हैं। तो यही सारे थोड़े प्रिकॉशंस है जो ले सकते हैं। तो डॉक्टर आपने बहुत विस्तार पूर्वक हर एक सारी चीजें बताई, लेकिन एक जिस अदर साइड द टेबल हम लोग बैठे हैं वहां से हमेशा ये लगता है कि जाते जाते एक सवाल और पूछ ही लें। तो मुझे एक एक चीज और पेशेंट के बिहाफ पे मैं पूछना चाहूंगा कि जो भी एक्सरसाइज एडवाइस की गई है या आपने जो बोला कि ये एक्सरसाइज है लेकिन सुपरविजन में ही करें हर पेशेंट, उसका एक क्या बोलना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड लाइन क्या होती है किसी किसी एक्सरसाइज को करने की, किस हद तक करें कि आपको कब वो एहसास हो कि अब नहीं करना है? ठीक है, तो बहुत बार ऐसे होता है कि आप करते हैं फिर आप थक जाते हैं, तो उसके लिए सारे ये जो कसरत है जो मैंने अभी बताए थे कि 10 रेपिटेशंस है, तो ये सारे गाइडलाइंस होते हैं। तो गाइडलाइंस के हिसाब से 10 से 12 बार पेशेंट्स बहुत बार इतना उनको बताने के बाद बोलते हैं कि कितना मिनट करना है, तो ये मिनट का नहीं, इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी एक फिट प्रिंसिपल करके आता है जिसपे फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम और टाइप बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार करना है दिन में, जैसे मैंने बोला हर 2 घंटे के बाद कर सकते हैं। इंटेंसिटी में रहता है कि कितना करना है, जैसे वॉकिंग का एग्जांपल दिया मैंने, वॉकिंग रहता है या ट्रेडमिल रहता है वो 30 से 40 मिनट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद टाइम रहता है, तो टाइम वही रहता है कि टाइम और टाइप में, टाइम में कि कितने रेपिटेशंस करने हैं।
तो 10 से 12 रेपिटेशन हर एक्सरसाइज के करने हैं एटलीस्ट 2 घंटे के इंटरवल से। और टाइप जो है दैट इज मोड ऑफ एक्सरसाइज, तो ये जो मोस्टली चलने का, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सब एरोबिक एक्सरसाइजेस रहते हैं। फिर जो मैं बोल रही थी थेरा बैंड और ट्यूब से एक्सरसाइजेस होते हैं, वो स्ट्रेंथनिंग के रहते हैं। जैसे फेफड़े की क्षमता के लिए गुब्बारे का बोला था, वो फेफड़े के स्ट्रेंथनिंग के लिए है। तो ये ऐसे अलग अलग एक्सरसाइज रहते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेस करके हमें एक पूरा प्रोटोकॉल करके फिर ये सारी चीजें करनी होती है। तो ये फिट प्रिंसिपल जो एक रहता है, तो ये प्रिंसिपल की गाइडलाइंस के हिसाब से हम जनरली पेशेंट टू पेशेंट एक्सरसाइज, वो जो प्रोटोकॉल रहता है वो मॉडिफाई करके उनको देते हैं।